हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी हिंदी के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। यद्यपि प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात हुए, लेकिन हिंदी कहानियों को जो उन्होंने दिशा प्रदान की वह आज भी मानक मानी जाती है। कहानियों में उनका मनोविश्लेषणात्मक वर्णन तथा चरित्र चित्रण आज भी आधुनिक लगता है। इस मनीषी ने इतनी कहानियाँ लिखी कि वे कहानी विधा के आदर्श पुरुष के पद पर स्थापित हैं। उनकी कहानियों ने भारतीय समाज को जितने कोनों से अपनी संपन्न दृष्टि से व्याख्यायित किया है, आज तक कोई न कर सका। ऐसी ही इन कहानियों में से एक चुनिंदा कहानी है बोध। तो शुरू करते हैं कहानी बोध। पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी में मुदरिसी तो कर ली थी, किंतु सदा पछताया करते कि कहाँ से इस जंजाल में आ फंसे। यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। ये भी इधर आए उधर गए, न खाने का सुख न पहनने का आराम। हमसे तो मजूर ही भले हैं। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वह थाने में हेड कांस्टेबल थे, और दूसरे मुंशी बैजनाथ, वह तहसील में सियाहे नवीस थे। इन दोनों आदमियों का वेतन पंडित से कुछ अधिक न था, तब भी उनकी चैन से गुजरती थी। संध्या को वह कचहरी से आते बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों आदमियों के पास टहलते थे। घर में कुर्सियाँ, मेज़ें, फर्श आदि सामग्रियाँ मौजूद थी। ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुशबूदार खमीरा पीते। मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए बोतल की बोतल खाली कर देते। जब तक नशा होता तो हारमोनियम बजाते। सारे मोहल्ले में उनका रोबदाब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। उनके लिए बाजार में अलग भाव था। 4 पैसे की चीज़ टके में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित जी उनके ठाट बाट को देखकर कुढ़ते और अपने भाग्य को कोसते। वह लोग इतना भी न जाते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है अथवा सूर्य पृथ्वी का। साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान न था, जिस पर भी ईश्वर ने उन्हें इतनी प्रभुता दे रखी थी। ये लोग पंडित जी पर बड़ी कृपा रखते थे। कभी शेर आध शेर दूध भेज देते और कभी थोड़ी सी तरकारियाँ, किंतु इनके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती। ठाकुर साहब कहते, पंडित जी ये लड़के हर घड़ी खेला करते हैं, ज़रा इनकी खबर लेते रहिए। मुंशी जी कहते, ये लड़के आवारा हुए जा रहे हैं, ज़रा इनका ख्याल रखिए। ये बातें बड़ी अनुग्रहपूर्ण रीति से कही जाती थी, मानो पंडित जी उनके गुलाम हैं। पंडित जी को ये व्यवहार असहनीय था, किंतु इन लोगों को नाराज करने का साहस न कर सकते थे। उनकी बदौलत कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते, कभी अचार चटनी चख लेते। केवल इतना ही नहीं, बाजार से चीज़ें भी सस्ती लाते। लेकिन बेचारे इस अनीति को विष के घूंट के समान पीते। इस दुर्अवस्था से निकलने के लिए उन्होंने बड़े बड़े यत्न किए थे। प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की
खुशामदें की, पर आशा पूरी न हुई। अंत में हार कर बैठे रहे। हाँ, इतना ज़रूर था कि अपने काम में त्रुटि न होने देते। ठीक समय पर जाते, देर करके आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम दे देते और वेतन वृद्धि ऊसर की खेती है, बड़े भाग से हाथ लगती है। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर ध्यान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने श्री अयोध्या जी की यात्रा की सलाह की। दूर की यात्रा थी। हफ्तों पहले से तैयारियां होने लगी। बरसात के दिन सपरिवार जाने में अड़चन थी, किंतु स्त्रियां किसी भांति भी न मानती थी। अतः अंत में वे विवश होकर दोनों महाशयों ने एक एक सप्ताह की छुट्टी ली और अयोध्या जी चले। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए बाध्य किया। मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। पंडित जी असमंजस में पड़े, परंतु जब उन लोगों ने उनका व्यय देना स्वीकार किया तो इनकार न कर सके और अयोध्या जी की यात्रा को लेकर सुअवसर पाकर न रुक सके। बिलोर से 1 बजे रात गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पीकर स्टेशन पर आ बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। उस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। एक डिब्बे में बैठे। इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता। गाड़ी में जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डब्बे में ठाकुर साहब थे उसमें केवल 4 मनुष्य थे। वे सब लेटे हुए थे। ठाकुर साहब चाहते थे कि वे उठ जाएं तो जगह मिल जाए। उन्होंने एक मनुष्य से डांट कर कहा, उठ बैठो जी, देखते नहीं हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर लेटे लेटे ही बोला, क्यों उठ बैठे जी, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है? ठाकुर, क्या हमने किराया नहीं दिया है? मुसाफिर, जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो। ठाकुर, जरा होश की बात करो। इस डिब्बे में 10 यात्रियों के बैठने की आज्ञा है। मुसाफिर, ये थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर, तुम कौन हो जी? मुसाफिर कहता है, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फिरोसी का अपराध लगाया था और जिसके द्वार से आप नगद 25 रुपये लेकर टले थे। ठाकुर, ओहो, अब पहचाना, परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी। चालान कर देता तो तुम सजा पा जाते। मुसाफिर, और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की कि इस गाड़ी में खड़ा रहने दिया, ढकेल नहीं दिया। ढकेल देता तो तुम नीचे जाते और तुम्हारी हड्डी पसली का पता नहीं लगता। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, और क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते? ठाकुर साहब क्रोध से लाल हो रहे थे। सोच रहे थे अगर थाने में होता तो इसकी जबान खींच लेता, पर इस समय बुरे फंसे थे। वे बलवान मनुष्य थे, पर ये दोनों मनुष्य भी हट्टे कट्टे दिख रहे थे। ठाकुर, संदूक नीचे रख दो, बस जगह दे दी जाए। दूसरा मुसाफिर बोला, और आप ही क्यों न नीचे बैठ जाएं, इसमें कौन सी हेठी हुई जा रही है? ये थाना थोड़ी ही है कि आपके रोब में फर्क पड़ जाएगा। ठाकुर साहब ने उसकी ओर भी ध्यान से देखकर पूछा, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है? जी हाँ, मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी। दूसरा मुसाफिर, आपने मेरी सूरत न देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी कल के मेले में
आपने मुझे कई डंडे लगाए और मैं चुपचाप तमाशा देख रहा था, पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं चुप रह गया। घाव दिल पर लगा हुआ है, आज उसकी दवा मिलेगी। ये कहकर उसने और भी पांव फैला दिया और क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगा। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डर रहे थे कि कहीं मारपीट न हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जो ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहाँ से निकालकर दूसरे डब्बे में बिठाया। इन दोनों दुष्टों ने उनका असबाब उठा उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफार्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दे दी, जाकर गाड़ी में बैठ गए। उधर मुंशी बैजनाथ की और भी बुरी दशा थी। सारी रात जागते गुजारी, ज़रा पैर फैलाने की जगह न थी। आज उन्होंने जेब में बोतल भरकर रख ली थी। प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे। फल ये हुआ कि पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ होने लगी। बेचारे बड़ी मुश्किल में पड़े। चाहते थे कि किसी भांति लेट जाएं, पर वहाँ पर हिलने की भी जगह न थी। लखनऊ तक तो उन्होंने किसी तरह जब्त किया। आगे चलकर विवश हो गए। एक स्टेशन पर उतर पड़े, प्लेटफार्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। असबाब उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वह भी उतर पड़े। समझ गए कि हजरत आज ज़्यादा चढ़ा लिए। देखा तो मुंशी जी की दशा बिगड़ गई थी। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव के और दस्त। बड़ा खटका हुआ। स्टेशन मास्टर ने ये हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है। हुक्म दिया, रोगी को बाहर ले जाओ। विवश होकर लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम, डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से वहाँ एक छोटा सा अस्पताल है। लोगों की जान में जान आई। किसी से ये भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिलोर के रहने वाले हैं। ढाढ़स बंधा। दरोगा जी अस्पताल दौड़े। डॉक्टर साहब ने इसे समाचार कह सुनाया और कहा, आप चलकर जरा उन्हें देख तो लीजिए। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। कंपाउंडर थे। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। सब वृतांत सुनकर रुखाई से बोले, सवेरे के समय मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। दरोगा, तो क्या मुंशी जी को यहीं लाएं? चोखेलाल, हाँ, आपका जी चाहे लाइए। दरोगा जी ने दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध किया। मुंशी जी को लाद कर अस्पताल लाए। जो ही बरामदे में पैर रखा, चोखेलाल ने डांट कर कहा, हेजे के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है। बैजनाथ अचेत तो थे नहीं। आवाज़ सुनी, पहचाना, धीरे से बोले, अरे ये तो बिलोर ही के हैं। भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हैं? चोखेलाल, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। बैजनाथ, पहचान कर भी इतनी निष्ठुरता? मेरी जान निकल रही है, ज़रा देखिए मुझे क्या हो गया। चोखे, हाँ, ये सब कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या, फीस। दरोगा जी, अस्पताल में कैसी फीस जनाबे मन? चोखे बोला, वैसे ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाबे मन। दरोगा जी, आप कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। चोखे, मेरा घर बिलोर में ही है। वहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है। साल में 2 बार उसकी देखभाल को जाना पड़ता है। जब तहसील में लगान जमा करने जाता हूँ तो मुंशी जी डॉक्टर डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। न दूँ तो शाम तक खड़ा रहना पड़े, शाह न हो। फिर जनाब कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव
गाड़ी पर। मेरी फीस 10 रुपये है, निकालिए। देखूं, दवा दूं तो अपनी राह लीजिए। दरोगा, 10 रुपये? चौखे, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपये रोज। दरोगा जी विवश हो गए। बैजनाथ की स्त्री से रुपये मांगे, तब उसे अपने बक्से की याद आई, छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकाल कर चोखीलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर कुछ फायदा न हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। मुंशियाइन का एक गहना जो 20 रुपये से कम का न था, बाजार में बेचा गया। तब काम चला। शाम तक मुंशी जी चंगे हुए। रात को गाड़ी में बैठकर खूब गालियां दी। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। पंडों के घर में जगह न थी। घर घर में आदमी भरे हुए थे। सारी बस्ती छान मारी पर कहीं ठिकाना न मिला। अंत में ये निश्चय हुआ कि किसी पेड़ के नीचे डेरा जमाना चाहिए, किंतु जिस पेड़ के नीचे जाते वहीं यात्री पड़े मिलते। खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवाय और कोई उपाय न था। एक स्वच्छ स्थान देखकर बिस्तरे बिछाए और लेटे। इतने में बादल गिराए, बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी। गरज से कान के पर्दे फटे जाते थे। लड़के रोते थे, स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे। अब यहाँ ठहरना दुस्सह था, पर जाएं कहाँ। अकस्मात एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। वह निकट पहुंच गया तो पंडित जी ने उसे देखा। आकृति कुछ पहचानी हुई सी मालूम हुई, किंतु ये विचार न आया कि कहाँ देखा है। पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों की ठहरने के लिए जगह न मिलेगी? वह मनुष्य रुक गया। पंडित जी की ओर ध्यान से देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं है? पंडित जी प्रसन्न होकर बोले, जी हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? उस मनुष्य ने सादर पंडित जी के चरण छुए और बोला, मैं आपका पुराना शिष्य हूँ। मेरा नाम कृपाशंकर है। मेरे पिता कुछ दिनों बिलोर में के डाक मुंशी रहे थे। उन्हीं दिनों में मैं आपकी सेवा में पढ़ता था। पंडित जी की स्मृति जागी। बोले, ओह, तुम ही हो कृपाशंकर? तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल हुए होंगे। कृपा, जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहाँ से आकर एंट्रेंस पास किया। अब यहाँ म्यूनसिपैलिटी में नौकर हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से रहे। सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। पंडित, मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तुम्हारे पिता अब कहाँ है? कृपा, उनका तो देहांत हो गया। माता साथ है। आप यहाँ कब आए? पंडित, आज ही आया हूँ। पंडों के घर में जगह न मिली, विवश होकर यहीं रात काटने की ठहरी। कृपा, बाल बच्चे भी साथ हैं? पंडित, नहीं, मैं तो अकेले ही आया हूँ, पर मेरे साथ दरोगा जी और सियाहनवीस साहब हैं, उनके बाल बच्चे भी साथ हैं। कृपा, कुल कितने होंगे? पंडित जी, हैं तो 10, किंतु थोड़ी सी जगह में निर्वाह कर लेंगे। कृपा, नहीं साहब, बहुत सी जगह लीजिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है। चलिए, आराम से 1 नहीं 2-3 दिन रहिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, असबाब उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने चटपट चारपाइयाँ बिछा दी। घर में पूड़ियाँ पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ रहा था। हृदय उल्लास से उसका मुख कमल चमक रहा था। उसकी विनय और नम्रता ने सबको मुग्ध कर लिया। और सब लोग तो खा पी कर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी। रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खसोट के सम्मुख कृपाशंकर की सहायता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज
इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे, किसी बात का कष्ट न हुआ। कृपा शंकर ने उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम का दर्शन कराया। तीसरे दिन जब वे लोग चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और बोला, कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आ गया था। उन्होंने फिर किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की थी। तो ये थी हिंदी के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक छोटी सी कहानी बोध। अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।